गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की कक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए। और क्लास 10th में हम लोग बायो में पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन और पोषण जैव प्रक्रम का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग देख रहे थे। और उस पोषण में हमने पिछली कक्षा तक फायरिंग्स और सोफेगस, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखा था। आज की कक्षा में हम लीवर देखेंगे जो कि हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और एक हमारे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद पैनक्रियाज या अग्न्याशय देखेंगे, एब्डोमेन उदर देखेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लीवर से। लीवर हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अंग है। लीवर बाइल का सिक्रीशन करती है। अगर लीवर की आप अवस्थिति देखें तो ये देखिए लीवर कहाँ मौजूद होता है। ये आपका यकृत है। ये जो गहरे लाल कलर का देख रहे हैं यही लीवर है, यही यकृत है। से हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। और लीवर के साथ ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है। और फिर ये आपका स्टोमक, ये बड़ी आंत और ये फिर ये छोटी आंत। छोटी आंत तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लीवर बाइल का सिक्रीशन करती है, बाइल अर्थात पित्त का सिक्रीशन करती है। और कुछ बाइल आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में सिक्रीट होता है और कुछ बाइल यहाँ पे गॉल ब्लैडर में संग्रहित या जमा रहता है। लीवर जिस नली के द्वारा बाइल का सिक्रीशन करती है उसे हेपाटिक डक्ट कहते हैं। और हेपाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट दोनों मिलकर के सिस्टिक डक्ट का निर्माण करता है। फिर ये सिस्टिक डक्ट आकर के पैनक्रियाज वाले डक्ट से जुड़ता है और वहाँ पर एक जो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक डक्ट आती रहती है उससे आके मिलता है और वो दोनों कॉमन मिलकर के हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। इसको हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो लीवर मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1.5 केजी होता है। 1.5 केजी लीवर का वेट। अवस्थिति एब्डोमेन उदर के दाहिने भाग में स्थित होता है। एब्डोमेन आप गूगल में सर्च कीजिएगा, एब्डोमेन का भी अर्थ पेट बताता है और स्टोमक का भी अर्थ पेट बताता है, लेकिन एब्डोमेन और स्टोमक दोनों अलग अलग चीज़ है। दरअसल स्टोमक एब्डोमेन में ही स्थित रहता है। अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो हम इसे आसानी से समझेंगे कि एब्डोमेन और स्टोमक किस तरह से अलग अलग संरचना है। इसी चित्र को पुनः हम देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो संरचना यहाँ से इसके ऊपर का जो रीजन है वो थोरासिक रीजन है। इसके ऊपर का रीजन थोरासिक रीजन है, जिस थोरासिक रीजन में लंग्स, हार्ट ये सब मौजूद रहते हैं, फेफड़ा, दिल मौजूद रहता है। और यहाँ ये जो बड़ी आंत के जो नीचे का रीजन है ये पैल्विक गर्डल का रीजन है, जहाँ पर कि कमर की हड्डी मौजूद रहती है पैल्विक गर्डल में। और ये दोनों बीच का जो रीजन है इसी को एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन या उदर कहते हैं इसे। और इसी एब्डोमेन में एक जो हमारा स्ट्रक्चर है स्टोमक, ये मौजूद होता है। ये रहा हमारा स्टोमक, ये हमारा स्टोमक मौजूद रहता है। कई बार लेकिन गूगल में चूँकि वो ट्रांसलेट करता है वहाँ पर, तो एब्डोमेन का भी अर्थ पेट होता है, आप सर्च करके देखेंगे, और स्टोमक का भी अर्थ पेट होता है। लेकिन विज्ञान में, खास करके जीव विज्ञान और पाचन तंत्र की जब बात करेंगे उसमें ये दोनों अलग अलग चीज़ है और आसमान ज़मीन का फ़र्क है।
कहाँ एब्डोमेन में आपको लीवर भी है, स्टोमक भी है, गॉल ब्लाडर भी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी संरचनाएं हैं। पेनक्रियाज है, ये वाला ये पेनक्रियाज जो स्टोमक के पीछे रहता है, पत्ते की आकार की संरचना होती है। और कहाँ इसमें स्टोमक एक छोटा सा हिस्सा है। तो एब्डोमेन और स्टोमक, तो लीवर की जो अवस्थिति है एब्डोमेन के दाहिने भाग में, दाहिने भाग आप ये समझ रहे हैं, अगर इसको इधर से बांटते तो ये वाला दाहिने भाग और ये बायां भाग, तो लीवर का अधिकांशतः हिस्सा दाहिने भाग में और कुछ हिस्सा बाएं भाग में है। एब्डोमेन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा में एब्डोमेन के बारे में भी बताएंगे क्या, अभी हम आपको बता ही देते हैं। ये देखिए एब्डोमेन जो उदर है हमारा, एब्डोमेन या उदर मनुष्य शरीर का वह हिस्सा है, एब्डोमेन या उदर मनुष्य शरीर का वह हिस्सा है जो थोरैक्स, छाती और पेल्विस, श्रोणि, कमर के हड्डी वाला जो भाग है उसको पेल्विस कहते हैं, के बीच में स्थित होता है। एब्डोमेन में कई मुख्य अंग मौजूद होते हैं। एब्डोमेन में कई मुख्य अंग मौजूद होते हैं, जैसे एब्डोमेन में कई मुख्य अंग मौजूद होते हैं, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लाडर, स्प्लीन, ये सभी एब्डोमेन के अंदर ही मौजूद होते हैं। पेल्विस क्या है? पेल्विस को अगर हम देखने का प्रयास करें तो पेल्विस हम देखेंगे, पेल्विस आपका हड्डियों का एक ढांचा है। पेल्विस हड्डियों का एक ढांचा है जो कि एब्डोमेन और थाई, जांघों के मध्य स्थित होता है। उदर और थाई जो हमारा है, हमारा जो लेग है उसका जो अपर भाग थाई या जांघ कहलाता है, उसके मध्य स्थित होता है। दरअसल ये पेल्विस जो है हड्डियों का एक भाग, इस तरह की ये हड्डियां होती है, इसी तरह से ये थाई बोन निकलता है। यहाँ पर कई पेक्टोरल गर्डर, ये सब हड्डियां पाई जाती हैं। एब्डोमेन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। हम अपने पूरे उदर को 4 भागों में बांटेंगे। 4 भाग में जो हमारा बांटने का पैमाना है वो देखिए, जैसे कि ये हमारा पूरा एब्डोमेन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे। मान के चलिए ये संरचना हमारा एब्डोमेन है, ये ऊपर वाला ये थोरासिक रीजन ऊपर, और नीचे ये पेल्विस वाला रीजन। अगर इसको 4 भाग में बांटेंगे तो इधर वाला भाग क्या होगा, इधर से अगर हम खड़े हैं तो ये वाला भाग हमारा दायां, तो ये राइट वाला भाग है दायां। दाएं भाग में आपको क्या क्या मिल रहा है, लीवर है आपका, राइट किडनी है, कोलोन है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लाडर है। हाँ, फिर दाएं वाले भाग को भी हम 2 रीजन में बांटे, एक ऊपर वाला रीजन, अपर रीजन, और नीचे वाला एक लोअर रीजन। लोअर का अर्थ नीचे और अपर का अर्थ ऊपर। ऊपर वाले रीजन में हमें लीवर मिल रहा है। तो लीवर अभी हम बात किए हैं कि लीवर हमारे एब्डोमेन के राइट पार्ट में भी है और कुछ हिस्सा उसका लेफ्ट पार्ट में भी है। तो लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 भाग को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट QUADRANT, क्वाड्रेंट का अर्थ होता है 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, पूरे लीवर को हम पूरे एब्डोमेन को हम 4 पार्ट में बांटे, और पूरे 4 पार्ट में बांटे तो ये ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट लोअर पार्ट। फिर अपर पार्ट को भी हमने 2 पार्ट में बांटा, राइट वाला पार्ट दायां पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट बायां पार्ट। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा लीवर है और लीवर का कुछ हिस्सा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी है, अर्थात ऊपरी बायां 1/4 भाग में, ठीक। और राइट अपर क्वाड्रेंट का अर्थ हो गया ऊपरी दायां चौथाई भाग, ऊपरी दायां
चौथाई भाग। RUQ अर्थात राइट अपर क्वाड्रेंट का अर्थ हो गया ऊपरी दायां चौथाई भाग। उसी तरह से लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का होगा ऊपरी बायां चौथाई भाग। उसी तरह से राइट लोअर क्वाड्रेंट का ऊपरी निचला दायां भाग। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का राइट लोअर क्वाड्रेंट का हो जाएगा निचला दायां चौथाई भाग, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का निचला बायां चौथाई भाग। ठीक। राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर है और लीवर का कुछ हिस्सा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में भी है, अर्थात लीवर राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट दोनों में है। किडनी का जो राइट किडनी है हमारा वो राइट अपर क्वाड्रेंट में है और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लेफ्ट किडनी है। ठीक। राइट अपर क्वाड्रेंट में कॉलोन है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लाडर है, और इधर ये स्प्लीन, और उसके बाद स्टोमक और कॉलोन और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का कुछ हिस्सा उधर है, कुछ हिस्सा इधर भी है। राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉलोन यहाँ पर भी है। कॉलोन अपर क्वाड्रेंट से लोअर क्वाड्रेंट तक आ गया है। लोअर क्वाड्रेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन है, और देखिए कॉलोन लोअर क्वाड्रेंट में भी है और फिर कॉलोन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में भी है, अर्थात कॉलोन 3 पार्ट को घिरा हुआ है। कॉलोन जो है, कॉलोन इस तरह का देखिए, कॉलोन राइट अपर क्वाड्रेंट में भी है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत राइट लोअर क्वाड्रेंट में भी है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। मेजर आर्टरी, वो जो ब्लड ले जाने वाले ब्लड वेसल्स होती हैं, मेजर आर्टरी वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में भी मेजर आर्टरी एंड वेन है। टू द लेफ्ट लेग तक जाती है, ये राइट लेग तक जाएगा। यूरेटर है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो बड़ी आंत से लगी हुई संरचना है। और कुछ स्ट्रक्चर मिड लाइन एरिया में है, कुछ मध्य के क्षेत्र में है, वो एओर्टा है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर आर्टरी एंड टू द लेफ्ट एंड वेन टू द लेफ्ट लेग। ये आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है, फिर भी जब हम लीवर की अवस्थिति देख रहे थे तो वहाँ जो आया कि ये राइट अपर क्वाड्रेंट से लेकर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट तक स्थित है एब्डोमेन में, तो इसलिए हमने थोड़ा बताया। ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अन्यथा इसमें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने नोट्स में से एक्स्ट्रा में दिया है। तो लीवर का भार 1.5 kg होता है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि का काम होता है रसायनों का सिक्रेशन या स्रावन करना। सिक्रेशन को आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है थोड़ी मात्रा में, उसी को सिक्रेशन कहते हैं। सिक्रेशन, स्रावन और किसी द्रव का बहना दोनों अलग अलग चीज़ है। अवस्थिति एब्डोमेन के दाहिने भाग में स्थित है। देख लिया आप। कार्य बाइल का स्रावन करती है। बाइल अर्थात पित्त का स्रावन करती है। बाइल का क्या कार्य है उसको भी हम देखेंगे। लीवर शरीर के विषैले तत्व, शरीर का जो टॉक्सिक पदार्थ है, विषैला तत्व है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसका निराविषीकरण करता है, टॉक्सिक मैटर। लीवर शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात निराविषीकरण करता है, अर्थात उसके विष को, उसके विषैलेपन को खत्म करता है। इसीलिए शराब पीने वाले लोगों में सबसे पहले उसका लीवर खराब होता है, या वो लोग जो पॉइजन का इस्तेमाल कर लेते हैं उनके लीवर में खराबी आती है, या एक्स्ट्रा जो तेल मसाला का भी यूज करते हैं उनका लीवर ही ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि वहाँ पर मेहनत लीवर को ही करना पड़ता है। लीवर शरीर से विषैले तत्व, दवाइयों, ज़्यादा दवाई खाने वाले लोगों का भी लीवर खराब होता है, और शराब जैसी चीज़ों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक। बाइल का स्रावन, लीवर बाइल का स्रावन करता है। और बाइल का क्या काम है? बाइल लीवर की कोशिकाओं
हेपेटोसाइट्स। लीवर की जो सेल है, लीवर जिस सेल से बना हुआ है, लीवर के निर्माण की कोशिका, लीवर के निर्माण में जो कोशिका उत्तरदायी है उस कोशिका को कहते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। हेपेटोसाइट्स सेल, लीवर के निर्माण की कोशिका। और लीवर जो है इसी हेपेटोसाइट सेल से निर्मित होती है और यही हेपेटोसाइट सेल्स बाइल या पित्त का सिक्रीशन या स्रावन करती है। लीवर से बाइल जो सिक्रीशन होता है वो हेपाटिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। आप देखेंगे चित्र के माध्यम से, आप देखेंगे तो लीवर के एकदम समीप में जो संरचना लगी हुई है वो गॉल ब्लैडर। और हम अभी देखें कि लीवर से बाइल का सिक्रीशन कौन करता है, तो हेपेटोसाइट सेल्स। लीवर से बाइल सिक्रीशन का कार्य हेपेटोसाइट सेल्स करता है और ये हेपेटोसाइट सेल्स देखिए, यही ये ग्रीन कलर की जो संरचना है ये गॉल ब्लैडर है। ये ग्रीन कलर की संरचना क्या है? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय या पित्त की थैली। सुना होगा कई लोगों में ऑपरेशन होता है और गॉल ब्लैडर में कहा जाता है कि पथली हो गई है और गॉल ब्लैडर को डिटैच कर दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। तो जिन लोगों में गॉल ब्लैडर डिटैच हो गया है उनके पाचन की क्रिया क्या होगी? प्रभावित होगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है? पित्त का संग्रहण करता है। पित्त लीवर में क्या है? लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स से लीवर बना हुआ है और ये हेपेटोसाइट सेल्स हेपाटिक डक्ट के माध्यम से बाइल का सेक्रीशन करते हैं और ये बाइल कहाँ जमा होता है बच्चों? गॉल ब्लैडर में। बाइल गाढ़े हरे रंग का द्रव है। बाइल गाढ़े हरे रंग का, गाढ़ा समझ रहे हो ना, जैसे कि सत्तू गाढ़ा होता है और नींबू का शरबत क्या होता है? पतला होता है, वो डाइल्यूट होता है अधिक। तो लीवर का हेपेटोसाइट सेल्स हेपाटिक डक्ट के माध्यम से, ये लीवर का ये हेपेटोसाइट सेल्स है और ये हेपेटोसाइट सेल्स में कई हेपाटिक डक्ट मौजूद होते हैं, और सब मिलकर के एक कॉमन हेपाटिक डक्ट बनाता है। और वो हेपाटिक डक्ट क्या करता है? बाइल का सिक्रीशन करता है और कहाँ ले जाता है बाइल को? गॉल ब्लैडर में जमा करता है। फिर गॉल ब्लैडर से एक बाइल डक्ट निकलती है, निकलती है और बाइल डक्ट और ये हेपाटिक डक्ट दोनों मिल करके, ये दोनों डक्ट कॉमन रूप से सिस्टिक डक्ट का निर्माण करता है। और ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर ये सिस्टिक डक्ट पैनक्रियाज रेड येलो कलर का होता है। पैनक्रियाज येलो कलर का होता है और इससे भी जो नली निकलती है, ये सारी नलियां मिल करके एक कॉमन नली निकलती है, कॉमन नली बनाती है, जो कॉमन नली जाकर के छोटी आंत में मिल जाती है। और ये नली और ये नली, जैसे गॉल ब्लैडर से और ये लीवर से आने वाली ये सिस्टिक डक्ट और ये पैनक्रियाज वाली ये नली, ये सारी नली मिलकर के कॉमन नली बनाएगी और सारी नली मिलकर के कॉमन नली बनाएगी और इस नली को कहेंगे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और यही हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का सिक्रीशन करेगा। इसका चित्र भी हमने आपके नोट्स में बना दिया है, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट वाला। ये पिछली क्लास में है और इसको अभी हम आपको दिखा देते हैं। या अगर हम यहाँ से नहीं देखें
हम समझा ही देते हैं आपको। ये हमारा लीवर हो गया। लीवर हेपाटोसाइट्स सेल से मिलकर बना है और लीवर से कई सारी नलियाँ निकलती है। हेपाटोसाइट्स सेल से हेपाटिक डक्ट के माध्यम से बाइल का सिक्रीशन होता है। ये सभी नली आकर के कॉमन नली का निर्माण करेगी और इस कॉमन नली को कहते हैं हेपाटिक डक्ट। इस कॉमन नली को कहेंगे हेपाटिक डक्ट। और ये नली और यहाँ पर एक संरचना है, ये नली बाइल का यहाँ आकर के गॉल ब्लैडर में ये नली गॉल ब्लैडर में आकर के बाइल को सिक्रीट करेगी, स्रावित करेगी और बाइल यहाँ पे संग्रहित होगा, जमा होगा। अब ये गॉल ब्लैडर की नली और ये हेपाटिक डक्ट और ये हेपाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर के ये जो नली बना रही है, इस नली का नाम हम लोग देंगे सिस्टिक डक्ट। पिछली क्लास में हमने ये चित्र नोट में भी आपका दिया हुआ, नोट्स में, और पिछली क्लास में हमने वहाँ भी बताया है। ये सिस्टिक डक्ट है। चूँकि बहुत माइन्यूट चीज़ है तो समझना आवश्यक है। ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर, एक मिनट, ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर के यहाँ तक आई है सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ एक और संरचना है और उस संरचना का नाम है पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, और ये पीले आकार की पत्ते की तरह की संरचना होती है। ये पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन करता है। पैनक्रियाज से जो निकलने वाली नली है, इस नली का नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। इस नली को कहेंगे हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा पैनक्रियाज छोटी आंत में पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा पैनक्रियाज छोटी आंत में पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। अब ये दोनों नली आपस में मिल जाएगी। इसको एक डिफरेंट कलर से आपको दिखा रहे हैं। और ये दोनों नली आपस में क्या होगी, तो मिल जाएगी। ये दोनों नली को आपस में आप मिला दें। ये दोनों नली आपस में मिल करके एक अन्य नली का निर्माण करेगी और ये नली कहाँ चली जाएगी, डिओडेनम में। ये नली चली जाएगी डिओडेनम में, जो कि छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग है। ये जो ब्लू कलर वाली नली है, इस नली का नाम हम लोग देंगे, इस ब्लू कलर वाली नली का नाम है हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये ब्लू कलर वाली नली का नाम है हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, लीवर हेपाटिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में बाइल का सिक्रेशन किया।
अब ये हेपाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट दोनों मिलकर के एक नई नली बनाया जिसको कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सिस्टिक डक्ट आगे गई और पेनक्रियास से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ गई और एक नई कॉमन नली बनाई जो नली डिओडेनम में चली जाएगी। और डिओडेनम क्या है? छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग है और सी के आकार का होता है। ये पिछली क्लास में हम आपको भली भांति समझा चुके हैं। और ये डिओडेनम से जो जुड़ रही है इस नली का नाम है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख रहे थे बाइल का सिक्रीशन या बाइल का स्रावन। बाइल गाढ़े हरे रंग का द्रव है और इसका काम है फैट का पाचन करना। बाइल गाढ़े हरे रंग का द्रव है और इसका कार्य है फैट का पाचन करना। और साथ ही साथ जो स्टोमक से जो एसिडिक फूड आया है उसको बेसिक में बदलना, अम्लीय को क्षारीय में बदलना, उसको भी हम लोग देखेंगे। बाइल लिवर की कोशिकाओं हेपाटोसाइट्स द्वारा स्रावित किया जाता है। आप समझ गए, कभी भूलेंगे नहीं। लीवर से बाइल हेपाटिक डक्ट्स के द्वारा गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है, देख चुके हैं कैसे होता है। बाइल गाढ़ा एवं पीला हरा रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय और अम्लीय इसको भी हम लोग देख लेंगे। बाइल गाढ़ा एवं पीला हरा रंग का क्षारीय द्रव है। अब अम्लीय और क्षारीय देख ही लेते हैं। ये तो हम लोग 7th क्लास से ही आप लोग पढ़े होंगे कि अम्लीय और क्षारीय क्या है, इसलिए इसे बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने इसे बता दिया है। सबसे पहले अम्लीय और क्षारीय समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है पीएच स्केल, पीएच पैमाना। और पीएच स्केल को समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल दरअसल पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल एक मापने का पैमाना है। पीएच स्केल एक मापने का पैमाना है। और क्या मापते हैं? किसी भी द्रव का एसिडिटी और बेसिसिटी, किसी भी द्रव की अम्लीयता और क्षारीयता की माप पीएच स्केल से की जाती है। किसी भी द्रव की अम्लीयता या क्षारीयता, किसी भी द्रव की एसिडिटी या अल्कलिनिटी, किसी भी द्रव की एसिडिटी या अल्कलिनिटी की माप इससे की जाती है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल में जो पैमाना है वो 0 से 14 तक होता है। इस तरह का पीएच स्केल होता है। स्केल की तरह स्केल आप लोग देख ही रहे हैं, 0 फिर से 14 तक होता है। पीएच वैल्यू 0 से 6.9। अगर किसी द्रव का पीएच वैल्यू 0 से 6.9 अर्थात 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा तो वह द्रव एसिडिक कहलाएगा। वह द्रव क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा, अर्थात अम्लीय कहलाएगा। और अम्लीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अम्लीय में जैसे कि लेमन वाटर अम्लीय है। विनेगर आप लोग देखे होंगे बच्चों, जहाँ पे चाउमीन बनता है उसमें चाउमीन में डालने के लिए लगेगा कि बोतल में रखा हो, लगेगा सिर्फ पानी है, लेकिन वो वही विनेगर है। बहुत खट्टा स्वाद होता है और दरअसल क्या करता है कि चाउमीन को मुलायम बनाता है ये। तो ये विनेगर। पीएच वैल्यू 7। अगर किसी द्रव का पीएच वैल्यू 7 है, 7 है, तो वह द्रव न्यूट्रल है। और पीएच वैल्यू 7 होता है शुद्ध पानी का, डिस्टिल्ड वाटर का। और डिस्टिल्ड वाटर आप लोग पढ़ ही चुके हैं 7th 8th क्लास में। वर्षा का जल या आरओ का वाटर, जो कि विदाउट ऐसा आरओ का ऐसा वाटर जिसमें कि मिनरल्स नहीं मिले हुए हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर है। बरसात का भी पानी डिस्टिल्ड वाटर ही है। पीएच वैल्यू अगर 7.1 से 14 तक होगा तो वैसे पदार्थ बेसिक पदार्थ या क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। बेसिक पदार्थ या क्षारीय या एल्कलाइन पदार्थ कहलाएगा। इसकी वैल्यू 7.1 से 14 तक होगी। तो सीधी सी बात क्या है, 0 से 6.9 तक, 0 से
0 से 6.9, तो पदार्थ आपका कैसा है, एसिडिक। 7 है द्रव का वैल्यू, अगर किसी द्रव का पीएच स्केल पर वैल्यू 7 है तो वह द्रव है न्यूट्रल। और किसी द्रव का वैल्यू अगर 7.1 से 14 तक है तो वह द्रव कैसा है, तो एल्कलाइन है, एल्कलाइन है, बेसिक है या क्षारीय है। और इसी तरह से एसिडिक को हिंदी में अम्लीय कहते हैं और न्यूट्रल को उदासीन कहते हैं। ठीक, तो आप समझे। अब यहाँ पर अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ के कुछ गुण बताए गए हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ के कुछ गुण। अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ जिनका पीएच 7 से कम है, जिनका पीएच 7 से कम है। कितना होता है, 0 से 6.9 तक, उन्हें अम्लीय कहते हैं। अम्लीय का गुण, स्वाद खट्टा होगा, नींबू को याद रखेंगे आप लोग। और अम्लीय जो है, अम्लीय नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लीय नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। अम्लीय और अम्लीय, यहाँ से लॉ को याद रखेंगे तो, और ये वाला पूछा जाता है नीला लिटमस पेपर को क्या करेगा, तो यहाँ पर लॉ है, इससे लाल याद रखेंगे तो अम्लीय क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा। इसके उल्टा क्षारीय क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्षारीय लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अम्लीय में हाइड्रोजन आयन की अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय में हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में होते हैं और इसका उदाहरण है नींबू रस, सिरका और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे एब्डोमेन में भी HCl सेक्रेट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे एब्डोमेन में क्या सेक्रेट होता है, HCl सेक्रेट होता है। एब्डोमेन में नहीं, हमारे स्टोमक में HCl सेक्रेट होता है। तो एसोफेगस के बाद जो स्टोमक में भोजन आता है, तो वह भोजन पूरा से पूरा क्या हो जाता है, Cl से मिल जाने के बाद एसिडिक हो जाता है। उसी एसिडिक भोजन को बेसिक भोजन में या क्षारीय कहाँ बनेगा, वही क्षारीय बनेगा। आपको बाइल के इन्फ्लुएंस में उसको क्षारीय बनाया जाएगा छोटी आंत में। क्षारीय पदार्थ वे पदार्थ जिनका पीएच 7 से अधिक होता है, उन्हें क्षारीय कहते हैं। स्वाद में कड़वे और फिसलन भरे होते हैं, फिसलता है। और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होता है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होता है। और इसका साबुन, बेकिंग सोडा, चूना, पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारीय पदार्थ हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर हम लोग लीवर पे चलते हैं। तो लीवर का जो कार्य हम लोग देख रहे थे, तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल का सिक्रीट करता है। और बाइल गाढ़ा एवं पीला हरा रंग का क्षारीय द्रव है। और लीवर में जो क्षारीय द्रव को सिक्रीट करता है। अब जो भोजन स्टोमक के बाद हमारा छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत में भोजन कैसा रहेगा, अम्लीय भोजन रहेगा। उस अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कौन बदलेगा, यही बाइल बदलेगा। और अगर यह बाइल क्षारीय भोजन में नहीं बदलेगा तो उस पर पैनक्रियाटिक जूस काम नहीं करेगा। बाइल के कार्य, बाइल डिओडेनम में आए अम्लीय काइम, काइल वो भाग है भोजन का, वो रूप है काइल जो कि स्टोमक में आता है। स्टोमक के बाद भोजन और लसलसा और पिसा हुआ और हल्का कम गाढ़ा हो जाता है, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं अम्लीय भाग, उसको हम काइम कहते हैं। ठीक, बाइल डिओडेनम में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम क्या कर सके, उस पर काम कर सके। तो बाइल का काम है, बाइल का पहला काम है कि स्टोमक से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना।
और ये कहाँ बनाएगा? तो छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में? तो डियोडेनम में। बाइल में पाए जाने वाले बाइल साल्ट्स वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करते हैं ताकि पाचक एंजाइम्स वसा को अच्छी तरह पचा सके। पाचक एंजाइम लाइपेज। अब देखिए वसा का विखंडन, वसा की बड़ी बड़ी बूंदें, वसा की ये बड़ी बूंद है और ये वसा की बड़ी बूंद पर जब बाइल साल्ट्स काम करेगा, ये बाइल साल्ट्स इस पे काम करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा, इसको छोटी छोटी बूंद में तोड़ देगा, छोटी छोटी बूंद में तोड़ देगा। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण। पायसीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन बच्चों आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वसा की बड़ी बूंदें बाइल साल्ट्स के प्रभाव में आकर जब छोटी छोटी कणों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वह प्रक्रिया पायसीकरण कहलाती है। और वसा जब पायसीकृत हो जाएगा, अर्थात ये छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा, तभी इस पर लाइपेज एंजाइम काम करेंगे। और लाइपेज एंजाइम जब इस पर कार्य करेंगे तो वसा को बदल देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है? तो वसा का पाचित भाग है। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण क्या है? तो वसा की बड़ी बूंदों का छोटे छोटे कणों में टूटना, वसा के बड़े बूंदों का छोटे छोटे कणों में टूटना। ठीक, तो लीवर का काम खत्म। लीवर का सीधा सीधी आप लोग लीवर से क्या समझेंगे? तो लीवर का काम है बाइल का, पहली बात है लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, निरावीसीकरण। निरावीसीकरण संक्षेप में अगर देखें याद रखने के लिए, तो लीवर का पहला काम है निरावीसीकरण। कोई भी विष हमारे शरीर में, कोई भी जहरीला पदार्थ गया तो उसके जहर को कौन खत्म करेगा? तो लीवर। जहरीला पदार्थ जैसे शराब और जैसे कि पॉइजन या कोई दवा, ये सब जहरीला पदार्थ। दूसरा काम है लीवर का बाइल सेक्रेशन, बाइल या पित्त का स्रावन। और बाइल या पित्त का क्या काम है? भोजन के अम्लीय भाग को क्षारीय बदलना, क्षारीय में बदल देना। दूसरा काम बाइल का क्या काम है? दूसरा इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण का, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण का काम है। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण में क्या होता है? वसा की बड़ी बूंदें छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है और इसी पायसीकृत वसा पर लाइपेज एंजाइम काम करते हैं और उसे फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं। अब हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है हमारे पाचन तंत्र का, पैनक्रियाज, उसको देखते हैं। पैनक्रियाज की भी अवस्थिति उदर में ही है, एब्डोमेन में ही है, अभी हम लोग देख चुके हैं। पैनक्रियाज पीले रंग का होता है और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाज की अवस्थिति अपर एब्डोमेन में स्टोमक के पीछे स्थित होता है। पहले ये पैनक्रियाज, फिर उसके ऊपर से क्या होता है? इसके ऊपर से ये स्टोमक रहता है, देखेंगे आप, इसके ऊपर से ये स्टोमक रहेगा। इसके ऊपर से जब स्टमक रहेगा बच्चों, तो ये पैनक्रियाज ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा, पैनक्रियाज ऊपर से दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आपका स्टोमक आप पहले बना दें और इसके नीचे से पैनक्रियाज गया होता है और पैनक्रियाज पीले रंग का होता है। अगर आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ये भी हम लोग देख भी चुके हैं और आप यहाँ देखिए, यही रहा आपका पैनक्रियाज। ये पीले रंग की जो संरचना है पैनक्रियाज, जो कि स्टोमक के पीछे स्थित है। और इसकी नली कैसे किससे मिली है इसको तो हम डिटेल में देख चुके हैं। और पैनक्रियाज की अवस्थिति अपर एब्डोमेन में स्टोमक के पीछे स्थित होता है। पैनक्रियाज पीला रंग का होता है, येलो कलर का होता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। सिक्रेशन स्रावन, पसीने की तरह निकलना, सबदना जिसको कहते हैं। बरसात के समय में हमारे घर की जो दीवार होती है वो सबद जाती है, या
कभी गर्मी के समय में बहुत गर्मी के समय में जब आप ठंडे पानी को रखेंगे गिलास में, तो गिलास का ऊपरी परत क्या होता है, सबज जाता है उसी को सिक्रेशन कहते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस को देखें हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस का जो कंपोजिशन होता है, पैनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन और न्यूक्लिएजेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। हम लोग भोजन में जो ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट हमारा ब्लड अवशोषित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में बदलने का काम करता है ग्लूकोज, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचित रूप क्या है, ग्लूकोज। इसीलिए जब हम बहुत थक जाते हैं या गर्मी के दिनों में बहुत अधिक हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है, कमजोरी आ जाती है, तो हमें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस समय अगर हम तुरंत रोटी खा लेंगे तो हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, तुरंत चावल खाने से एनर्जी नहीं मिलेगी। उस समय में अगर एक गिलास ग्लूकोज पी लेंगे तो वो तुरंत हमारे आमाशय तक जाएगा, छोटी आंत तक जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा ब्लड उनको तुरंत अवशोषित कर लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचित रूप या डाइजेस्टेड रूप ग्लूकोज है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो एमाइलेज। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में। दूसरा जो पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन है लाइपेज, और लाइपेज अभी देख चुके हैं हम। लाइपेज क्या करता है, फैट का जो इमल्सिफाइड रूप है, फैट का जो पायसीकृत रूप है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इसी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हमारे ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक। उसके बाद तीसरा जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस का जो तीसरा कंपोजिशन है वो हमारा ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं हमारे जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन हो गया है ग्लूकोज में, और हमारे दूसरे पोषक तत्व जो फैट है उसका भी पाचन हो गया है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब हमारे भोजन का जो तीसरा पोषक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि हमारे मांसपेशियों का विकास करता है वो है प्रोटीन। और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन पचने के बाद पेप्टाइड्स में बदल जाता है। प्रोटीन पचने के बाद क्या होता है, पेप्टाइड्स में बदल जाता है, या कई पेप्टाइड्स मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चौथा जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन है वो न्यूक्लिएजेज है। न्यूक्लिएजेज नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए का पाचन करेगा। डीएनए और आरएनए पाचित होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में। डीएनए और आरएनए का पाचन होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी जान लीजिए न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए और आरएनए टूटते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक। अगर इसको हम और सिंपल तरीके से समझना चाहें, ये हमारा ये सब भी हो गया और एक्स्ट्रा में ये भी। अब हमारी आंत ग्रंथियाँ हैं, और आंत ग्रंथियों को समझने से पहले हम एक बार देख ले पैनक्रियाटिक जूस का काम। पैनक्रियाटिक जूस एक बार संक्षेप में आपके याद करने के लिए, पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहला जो पैनक्रियाटिक जूस का भाग है वो एमाइलेज है। और एमाइलेज क्या करेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा किस में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ही हमारा ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करेगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। पैनक्रियाटिक जूस का दूसरा जो कंपोनेंट है वो लाइपेज है, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को बदल देगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस का जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, और ये क्या करेगा बच्चों, ये हमारे प्रोटीन को बदल देगा पेप्टाइड्स में। और चौथा हमारा जो है वो न्यूक्लिएजेज है, जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को बदल देगा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में।
तो अब आगे वाला देखते हैं। 6 नंबर पेज पे थे हम लोग। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और आंत ग्रंथियां। हमको लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी, क्योंकि हम बहुत ही सरल तरीके से इसे बता रहे हैं। इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, जाओ ना छोड़ के। ये बड़ा होना ही नहीं चाह रहा है। अब हम लोग देखेंगे आंत ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां कहाँ मौजूद होंगी? तो आंत में। आंत ग्रंथियां या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आंत ग्रंथियां या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन का कोई काम नहीं होगा, इसलिए वहाँ आंत ग्रंथियों की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में पाई जाती है। आंत ग्रंथियां आंत रस या सकस इंटेरिकस का स्रावन करती है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। आंत ग्रंथियां क्या करती है? आंत ग्रंथियां इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आंत रस सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस भी इसको बोलेंगे बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस, और या इसको हिंदी में आंत रस कहेंगे, उसी का स्रावन करती है। ठीक। आपको एक चीज़ पता होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। पिछली क्लास में ही हम इसे बता चुके हैं। आंत रस का स्रावन करती है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। सकस इंटेरिकस में पाए जाने वाले एंजाइम्स तथा उनके कार्य, जैसे पैनक्रियाटिक जूस के बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, उसी तरह से आंत रस के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें कुल 6 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज नाम से ही पता चल रहा है, पेप्टॉन को एमिनो एसिड में बदलेगा। पेप्टॉन क्या है? प्रोटीन का ही पार्ट है, प्रोटीन का ही टूटा हुआ पार्ट है। तो पेप्टॉन को क्या करेगा? एमिनो एसिड में बदल देगा। लाइपेज कहीं भी रहेगा तो आपको आसान से समझना है कि लाइपेज का काम है फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में बदलना। दूसरा इन्वर्टेज या सुक्रेज। लाइन चला गया, 1 मिनट। दूसरा इन्वर्टेज या सुक्रेज। इन्वर्टेज या सुक्रेज का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदलना। सुक्रोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, और उस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलेगा कौन? इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम। उसके बाद है माल्टेज। माल्टोज को 2 ग्लूकोज अणुओं में तोड़ देता है। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, और माल्टोज को 2 ग्लूकोज में बदलेगा माल्टेज। उसके बाद लैक्टेज, मिल्क शुगर जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज में बदलता है। और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। तो इंटेस्टाइनल जूस का जो सभी कंपोनेंट्स है उसको संक्षेप में हम बता दे रहे हैं आपको। इंटेस्टाइनल जूस के कंपोनेंट्स और उसके क्या काम है। तो इंटेस्टाइनल जूस या आंत रस, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इनका सबसे पहला कंपोनेंट्स जो है, इनका जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है इंटेस्टाइनल जूस का जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है पेप्टाइडेज। अभी हम लोग पेप्टाइड्स पढ़े थे, ये प्रोटीन का ही पार्ट है पेप्टाइडेज। और इंटेस्टाइनल जूस का जो पहला कंपोनेंट्स या पहला एंजाइम जो है, ये एंजाइम है। इधर हम एंजाइम लिख रहे हैं,
और इधर उसके कार्य लिखेंगे। पेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देगा। पेप्टोन को क्या करेगा, एमिनो एसिड में बदल देगा। पेप्टाइडेज पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देगा। हमारा इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा जो एंजाइम है वो लाइपेज है। हमारे इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा एंजाइम है लाइपेज है। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड, ये तो आपको पता ही है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक, लाइपेज के बाद तीसरा जो है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज से ज़्यादा, या इसका एक और नाम है सुक्रेज, और सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को बदल देगा। किस में, ग्लूकोज में। सुक्रोज को बदल देगा ग्लूकोज में। सुक्रोज क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। उसी तरह से एक और शुगर है माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा माल्टेज। एक और शुगर है लैक्टोज या मिल्क शुगर, जो कि दूध में पाया जाता है, तो उसको बदलेगा लैक्टेज ग्लूकोज में, और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। तो इनके तीन एंजाइम्स, इन्वर्टेज, माल्टेज और लैक्टेज, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का काम करता है। किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, या कार्बोहाइड्रेट का ही जो टाइप है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का सिक्रेशन करता है। ठीक, और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें नोट है एक, अब थोड़ा सा बचा हुआ है बड़ी आंत। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। काइम और भी तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे काइल कहते हैं, अभी बता चुके हैं। काइल के पचे हुए भोजन अर्थात पोषक तत्व इलियम के भिलाई द्वारा अवशोषित होकर ब्लड में पहुंच जाते हैं। ये जो छोटी आंत का इलियम है, ये डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब जो है, इस सभी में भिलाई मौजूद है। छोटी आंत में तो पाचन शुरू ही होता है, तो डिओडेनम और ये जेजुनम यहाँ तो पाचन होता ही है, लेकिन ये इलियम जो सबसे बड़ा हिस्सा है, इलियम में भिलाई मौजूद होते हैं इस तरह के उंगली के आकार का, और इसी भिलाई में ब्लड वेसल्स मौजूद होता है, जो कि सभी पाचित पदार्थों का को अवशोषित कर ब्लड में पहुंचा देता है। पाचित में हम लोग देख चुके हैं ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, सुक्रोज, और उसके बाद लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, सभी का पाचन होने के बाद क्या होता है, सभी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाता है कौन, छोटी आंत में मौजूद, छोटी आंत के इलियम में मौजूद भिलाई। उसी तरह से प्रोटीन का जो पेप्टाइड्स या एमिनो एसिड में जो पाचन होता है, उस एमिनो एसिड को भी ब्लड में कौन पहुंचाता है, तो इलियम की भिलाई के द्वारा अवशोषण होता है। साथ ही काइल के अपचे भोजन, काइल का जो अपचे भोजन या अपशिष्ट पदार्थ है, वो बड़ी आंत के सीकम में पहुंच जाता है। अब बड़ी आंत का सीकम देखिए आप लोग, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो बड़ी आंत का सीकम, ये जो संरचना हमने बनाई है बहुत साफ सुथरा है, आप इसमें बड़ी आंत के सभी भागों को देख सकते हैं। बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग है, एलिमेंट्री कनाल का अंतिम भाग। एलिमेंट्री कनाल हमारा शुरू हुआ था मुख गुहा से, माउथ कैविटी से, और खत्म होगा एनस में, मल द्वार में, जहां से जो बचा हुआ होगा उसको हम निकाल देंगे। बड़ी आंत का जो ये सबसे नीचे एक छोटा सा उंगली के आकार की संरचना लगी होती है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये पहले वेस्टिजियल था, लेकिन अब इसका कुछ काम होता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा सीकम है, और इसी सीकम हिस्से में छोटी आंत का ये वाला भाग आकर के जुड़ता है। छोटी आंत का अंतिम वाला भाग, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक, ये छोटी आंत का भाग है, और ये नली आकर के इसी सीकम हिस्से में जुड़ती है। ये वाला भाग क्या हो गया, सीकम। सीकम हिस्से से ही अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये जो भाग ऊपर की ओर चल रहा है बड़ी आंत का, उसको एसेंडिंग कहते हैं। एसेंडिंग का अर्थ होता आरोही या ऊपर की ओर चढ़ने वाला। एसेंडिंग मतलब होता आरोही अवरोही, आप लोग समझ रहे हैं। एसेंडिंग मतलब ऊपर की ओर या आरोही। ठीक, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का अर्थ होता है क्षैतिज।
जो जमीन के पैरेलल होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग अर्थ होता है नीचे की ओर। बड़ी आंत का जो भाग नीचे की ओर आ रहा है उसे डिसेंडिंग कहेंगे, ठीक। डिसेंडिंग कॉलोन, कॉलोन का अर्थ होता है खाली जगह। फिर यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ है एस आकार का, इसको कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन, ठीक। उसके बाद ये वाला जो ये रेक्टम होता है, इसी में मल हम लोग का जमा होता है, टॉयलेट मल इसी में रेक्टम में, या इसको मलाशय भी कहते हैं, मल इसी में जमा होता है, ठीक। और समय समय पर एनस के द्वारा मल बाहर आते रहता है, समय समय पर एनस के द्वारा मल बाहर आते रहता है। बड़ी आंत मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होती है, सिकम, कोलोन, रेक्टम या एनस। सिकम देख चुके हैं, वह भाग है जहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, एक थैली जैसी संरचना है। और सिकम से ही अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स को पहले अवशेषी अंग कहा जाता था, लेकिन अब अवशेषी अर्थात इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन अब अपेंडिक्स का हमारे शरीर में काम है। लेकिन आधुनिक रिसर्च के अनुसार यह कुछ सहायक एवं लाभदायक बैक्टीरिया के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। अपेंडिक्स में हमारे कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि छोटी आंत से जब भोजन का अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पहुँचता है तो उस बैक्टीरिया उसके कुछ हिस्सों, जो पचने वाला हिस्सा होता है, उसको पचा करके वहाँ भी हम लोगों को कुछ एनर्जी प्रदान करते हैं या उस पर कार्य करते हैं अपशिष्ट पदार्थ पर। उसके बाद कॉलोन, बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा कॉलोन है। तो असेंडिंग कॉलोन हम बता ही चुके हैं, जो ऊपर की ओर चल रहा है। ये सीकम के बाद वाली अपेंडिक्स, ये सीकम, ये छोटी आंत का भाग, और ये वाला भाग क्या हो गया, असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग के बाद ये जो जमीन की तरफ है ये ट्रांसवर्स कॉलोन, और फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग कॉलोन, फिर यहाँ पर ये सिग्मोइड कॉलोन, ठीक। और सिग्मोइड कॉलोन के बाद फिर ये रेक्टम और फिर ये एनस, ठीक। अब नेक्स्ट वन रेक्टम, इसमें मल संग्रहित रहता है, बता ही चुके हैं। एनस, इससे मल टाइम टू टाइम बाहर आते रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कार्य क्या काम है, अपचे एवं अवशिष्ट भोजन से जल को अवशोषित करना, जल शरीर के बाहर नहीं जाए, ये काम बड़ी आंत का है। लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम etc को अवशोषित करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लवण भी हमारे शरीर के लिए। मल, फिसेज का निर्माण करना और संग्रहण करना, मल का निर्माण करता है, उसको संग्रहण करके रखता है। बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया, जो कि अपेंडिक्स के हिस्से में मौजूद भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट को किण्वित कर, फर्मेंटेट कर विटामिन के तथा विटामिन बी का निर्माण करता है। किण्वन समझ रहे हैं आप लोग, फर्मेंटेशन का अर्थ होता है उसको सड़ा कर, अपघटित कर। विटामिन के और विटामिन बी का निर्माण करते हैं। कहाँ, विटामिन के और विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत में होता है। तो कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। कौन करता है इसका निर्माण, बैक्टीरिया। और कैसे करता है, तो फूड को फर्मेंटेट कर, फर्मेंटेशन या किण्वन होता है सड़ा गला कर, फर्मेंटेशन, ठीक। और साथ ही साथ मल निष्कासन का भी यहीं से होता है, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आप लोग प्रश्न उत्तर बना लेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स में लिखेंगे, हम सभी प्रश्न उत्तरों को यहाँ बनवा देंगे। धन्यवाद।